हेलो गाइस, क्या हालचाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग झकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6। नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, 4 हिस्सों में मैंने भी बांट दिया है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तीसरा कौन सा होने वाला है? तीसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन, देन लास्ट एक्सक्रिएशन। क्योंकि लंबा चैप्टर है, एक वीडियो में खींचूंगा, तुम्हें तकलीफ हो सकती है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले इसको एंजॉय करो। तो देखो, ये थोड़ा लंबा चैप्टर जरूर है पर एसेंशियल चैप्टर है। इसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, और जानने के लिए मिलेगा तो मजा आएगा। सारे कंसेप्ट समझेंगे, कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ नया सीखोगे। कुछ अगर मैं गलत सिखा दूं तो भी बोलोगे मैं गलत सिखाता नहीं हूं। अगर कोई चीज मैं मान लो तुम्हें सिखा देता हूं, तुम्हें उसका आंसर पूछूंगा, वो तुम बताना कहां पे, कमेंट सेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया वो बताना। और नोट्स भी, इसके इंपोर्टेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बेसिक सा इंट्रो, जैसे मैं सारे चैप्टर में देता हूं। वो क्या होगा कि लाइफ प्रोसेसेस, हमारे लाइफ में जितने भी प्रोसेस होते हैं, हम जिंदा क्यों है, ये शरीर क्यों है हमारा, इसके अंदर कितने प्रोसेसेस होते हैं हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। जैसे एक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम सर्विस कराना पड़ता है। सर्विस टाइम टू टाइम, वाटर सर्विस हो, पार्ट सर्विस हो, इंजन सर्विस हो, इंजन ऑयल चेंज हो, वैसे बहुत से काम होते हैं। वैसे हमारा बॉडी भी रोज रोज बहुत से प्रोसेस से गुजरता है। अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में वो सारे जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस क्या क्या है, तो जो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हमें क्या ताकत मिलता है जिससे हम काम करते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट होता है, जो गलत चीज, हम उसको टॉयलेट में छोड़ के आते हैं, सुबह सुबह बहुत जाते हैं, किसी भी टाइम में, मतलब समझ रहे हो ना। और क्या, हम जो सोते हैं अपने बॉडी को फिर से एक दिन के लिए रिफ्रेश करने के लिए। अगर रात भर ज्यादा दिन तक नहीं सोओगे तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए 18 साल से कम वाले बच्चों के लिए मिनिमम 8 घंटा, तुम जैसे बच्चों के लिए ज्यादातर 18 साल से कम ही होगे, 18-16 साल से कम वाले बच्चों के लिए 8 घंटा सोना जरूरी है। सो यार, अभी तुम्हारे बचपन का टाइम है। पढ़ने के लिए तो झकास क्लासेस है, जहां पे बहुत कम समय में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है। तो पढ़ने के लिए उतना जागने की जरूरत नहीं है, भले ही बोर्ड्स हैं, पर हमारा ये जो बॉडी है ये भी हमारे लिए एसेंशियल है। समझ रहे हो ना। बोर्ड्स की तैयारी मैं करा रहा हूं, स्ट्रेटेजी वीडियो, तो हमारा जो रेस्पॉन्स आया है भयंकर, 2 दिन में 5000 व्यूज नए चैनल का भाई, वो भी नए चैनल का। चैनल को 1 महीना नहीं हुआ, ऐसा रेस्पॉन्स देते हो, दिल खुश हो जाता है, तुम्हें पढ़ाने का मन कर जाता है। मतलब 2 दिन में 5000, 24 घंटे, मतलब एक एक घंटे में 100 व्यू, वो भी भयंकर वाले आ रहे हैं। कहां पे? तुम्हारे अपने चैनल में। तो और एक बात मैं बता देता हूं कि ये जैसे मैंने कहा, सोना, खाना, मतलब काम करना, ये सारे प्रोसेस हैं लाइफ के। पर इस चैप्टर में हम मेजरली 4 प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या? हम खाना खाना, मतलब खाना कहां से मिलेगा। कुछ ऑटोट्रफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों के खाने के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो खाना हम खाते कैसे हैं, वो फिर डाइजेस्ट कैसे होता है, उससे निकलता कैसे, क्या एनर्जी कैसे निकलता है, वेस्ट कैसे, ये सब पढ़ेंगे। कहां पे? न्यूट्रिशन में। और इसमें हमारे बॉडी के कौन कौन से अंदर की पार्ट्स, अंदर भी कुछ सेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो जिससे हमें पता चले कि कौन से पार्ट्स का क्या काम है, वो सब भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या रहेगा? रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। पर बहुत से बच्चों को इसका सिग्निफिकेंस पता नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि बस सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन का काम नहीं है। रेस्पिरेशन में हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है इस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। इस खाना जो हमने खाया है उसको तोड़ने के लिए, उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी रिलीज कराने के लिए। सर ये डाइजेशन का काम होता है या रेस्पिरेशन का? तो सुनो, डाइजेशन क्या करता है? खाना को हजम करके उससे ग्लूकोज पार्टिकल या फिर कुछ भी ऐसा चेंज, ग्लूकोज, विटामिन, ये सब निकालेगा। पर रेस्पिरेशन का काम क्या है? वो जो भी है, वो मान लो अगर ग्लूकोज पार्टिकल है तो उसको तोड़ के ये फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब रेस्पिरेशन होगा तभी हम काम कर पाएंगे। इसलिए सांस नहीं लेने पर क्यों इंसान मर जाता है? क्योंकि हमारा ये जो हार्ट है, हमारा हार्ट बीट सारा काम करना बंद कर देता है, तो हम मर जाते हैं। सिंपल बात है। सर सिंपल लगता है सर, जान चली जाए, हाँ, पर ये प्रोसेस को मैं समझा रहा था। तो नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस क्या देखेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन। तो मान लो खाना डाइजेस्ट हो गया, उससे एनर्जी भी निकल गया, पर उसको अलग अलग जगह पे पहुंचाना भी तो होता है। जैसे मान लो हम ऑक्सीजन को पहुंचा रहे हैं, मान लो हमारे पैर को ऑक्सीजन की जरूरत है,
तो हम ऑक्सीजन अपने पैर तक पहुंचा रहे हैं। और मान लो नाक को जरूरत है किसके, ब्लड का, तो वो जो ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ये ब्लड क्यों हमारे रगों में बहता है, ताकि ये इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करता रहता है, ट्रेन की तरह, मतलब जिसको जो चाहिए उधर ये पहुंचाता रहता है। समझिए। लास्ट में हम क्या देखेंगे, एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन मतलब क्या, छोड़ना। क्या छोड़ना, क्या छोड़ते हो टॉयलेट में, वो सारे यूरिनल हो या फिर तुम्हारा स्टूल हो, वो सारा क्या है, एक्सक्रिएशन का प्रोसेस है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। पेट की सफाई जो होती है, इट्स जस्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं लगना चाहिए या फिर शर्म की बात नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। समझ गए। और दूसरा, ये एक्सक्रिएशन में हम कौन सी चीज को छोड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, उससे पानी भी पीते हैं, उससे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको तो हम छीन लेते हैं, पर जो हमें चाहिए नहीं होता है, वेस्ट होता है, उसको जैसे हम घर से बाहर फेंकते हैं, वैसे हमारा बॉडी भी एक टाइम पर उसको अपने घर से, मतलब हमारे बॉडी से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो हमारे कुछ काम का रहा नहीं। समझ गए। तो ये चारों प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन देखेंगे, तीसरे में ट्रांसपोर्टेशन और चौथे में एक्सक्रिएशन। तो रेस्पिरेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जिस दिन डलेगा उसके नेक्स्ट दिन ही रेस्पिरेशन का वीडियो डल जाएगा, या फिर उसी दिन शाम को डल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस फोर टर्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। तो चलो कैमरा सेट कर देता हूं, हिल के रख दिया पूरा, ये थोड़ा लग गया बोल के। हाँ, तो कैमरा अभी पूरा सेट है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, तो तुम्हें पता है हम लाइफ में बहुत सारे काम करते रहते हैं अपने आम जिंदगी में, या फिर स्कूल जाना, साइकिलिंग करना, चलना, दौड़ना, भागना, बैग उठा के ले जाना, ये सारे क्या है, नॉर्मल काम तो है ना। तो ये काम करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो होता है एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें मिलता कहां से है, मान लो कोई कुछ काम कर भी नहीं रहा है ना, तो उसको जीने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, पर उसके अंदर के जो हार्ट है, उसके अंदर का जो सिस्टम है, वो तो काम कर रहा है। तुम्हारी सांसें थोड़ी ना रुकी हुई है, तुम्हारा नाक काम कर रहा है, अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा मुंह काम कर रहा है। नॉर्मली अगर कोई बड़ा काम ना भी करे ना, तब भी हम काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, भले कम है पर है। समझ गए। तो ये एनर्जी आता कहां से है, तो ये एनर्जी आता है खाने से, जो हम खाते हैं। द फूड वी ईट इट गिव अस एनर्जी टू वर्क। समझ गए। तो डायरेक्ट खाने में तो एनर्जी लिखा हुआ नहीं होता, सर एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी मिलता है, ये कभी मत बोलना। सारे ड्रिंक्स जो हैं, आई थिंक यू हैव सीन द वर्क डन बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने जो काम किया, कैसे शेयर पूरा ड्रॉप हो गया। मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूंगा ब्रांड का। तो ड्रिंक से नहीं, खाने से मिलता है एनर्जी, तो खाना खाना शुरू कर दो, अच्छा वाला, नॉट दैट फास्ट फूड। तो देखो फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सर फास्ट फूड आप भी खाते होगे, हमें मना कर रहे हो। हाँ, सब खाते सब हैं, पर कम खाना चाहिए। तो देखो जो हम खाना खाते हैं वो दो तरह के होते हैं। सर हमारे घर में 4 तरह के, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, उसमें फिर बहुत कुछ और मिल जाता है, रायता, सर बहुत कुछ नहीं, वो वाला नहीं बोल रहा हूं। अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलूं तो खाना 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो बहुत से इससे रिलेट कर रहे होंगे, सर घर का खाना सिंपल होता है, रेस्टोरेंट का खाना कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो दोनों ही खाना कॉम्प्लेक्स है। तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है क्या, तो मैं बता देता हूं कि जो नॉर्मल खाना होता है, जैसे प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, तुम सबको पता होगा नॉर्मली, बहुत सारे बच्चों को, कि थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, पानी लेता है, वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, क्लोरोफिल, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके वो खाता है। तो वो सिंपल खाना हुआ, मतलब उसके लिए उसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, जो प्लांट खाता है। सिंपल खाना कौन खाता है, प्लांट खाता है, वो खुद बना के खुद का खुद खाता है। पर हम क्या करते हैं, हम मान लो कोई वेजिटेरियन बंदा है, वेज तो सारे खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन बस कम ही होते, कम नहीं, वो भी होते हैं, पर सब नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, पर वेजिटेरियन लगभग सारे लोग होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स खाना हम सब खा रहे हैं जो इंसान है। कैसे,
जैसे प्लांट अपने खाने को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उस खाने को वो स्टोर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? खाने को स्टोर कर रहा है, और उसी स्टोर खाने को जो वो फ्रूट के फॉर्म में रखता है उसको लाके हम खाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स चीज है, पर जो वो खा रहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो कन्वर्ट हो रहा था वो सिंपल था, पर जब वो कार्बोहाइड्रेट बन गया तब वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम डायरेक्ट कोई सिंपल सा खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम कैसा खाना खा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं, जो से या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर डिफरेंट एनिमल से मिलता है। और हमें जो एनिमल से भी मिलता है, मान लो वो और किसी एनिमल को खा रहा होगा, और अगर जनरली देखे ना तो कहीं ना कहीं वो एनिमल भी प्लांट से जुड़ा हुआ होगा। तो मैं एक बात बता सकता हूं कि जितने भी हमारे ह्यूमन हैं वो क्या प्लांट का फूड खा रहे हैं। क्यों? तो मान लो कोई वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन लोग तो डायरेक्ट प्लांट का फूड खा रहे हैं। हाँ, नॉन वेजिटेरियन सर, चिकन मान लो एग्जांपल लो, तो जो हैन होता है, जो मुर्गी होता है, वो क्या खाता है? वो उसके फीड खाती है। वो किससे बनता है? वही प्लांट प्रोडक्ट से बनता है। अगर मान लो बकरी का एग्जांपल लूं, तो वो भी क्या खाता है? प्लांट को खाता है। और भी कुछ अगर तुम खाते होगे तो अंडा किससे मिलता है? मुर्गी से, वो भी प्लांट प्रोडक्ट खाता है। मछलियां तो और मछलियों को खाती है, या फिर वो जो होता है पॉन्ड में, क्या वो ग्रीन पिगमेंट टाइप का, उसको खाते हैं, या फिर उसका फीड होता है, जहां पे फार्मिंग किया जाता है, फीड दिया जाता है। नॉर्मल जगह पे गांव में वो नॉर्मल प्लांट प्रोडक्ट ही खा के बसती है, तुम बोल सकती हो। तो डायरेक्टली बोलो तो हम सारे प्लांट के प्रोडक्ट खा रहे हैं, और वो खाना कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। और तुम्हें पता है कि जो सिंपल खाना होता है, नॉर्मल खाना, हमारे घर में भी अगर कोई नॉर्मल खाना, उसको डाइजेस्ट करने में तकलीफ नहीं होती, पर मान लो कॉम्प्लेक्स खाना है, जैसे किसी पार्टी का खाना हो गया, मसालेदार चटाकेदार खाना जो होता है, वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा लगता है। इवन इफ अगर ओल्ड लोग हैं, ज्यादा बूढ़े लोग हैं, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है इजीली। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वैसे प्लांट कैसा खाना खाता है? सिंपल खाना खाता है, इसलिए उसको डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होता। जबकि हम लोग कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं, उसके ही खाने, वो जो खाना बना के रखा है उसको ही खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाला खाना खा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसको नहीं जरूरत पड़ता, क्योंकि वो तो सिंपल खा रहा है, कॉम्प्लेक्स तो हम खा रहे हैं, अनाप शनाप तो हम खा रहे हैं, अनाप शनाप नहीं, खाना ही खा रहे हैं, पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स खाना हम खा रहे हैं, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और हम इसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। जबकि प्लांट के फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही एनर्जी निकालता है। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहां से तुम क्या समझे? टोटल 2 तरह की न्यूट्रिशन होती है। ये तो मैंने सिंपल कॉम्प्लेक्स समझा दिया। और क्या? एक जो प्लांट होता है वो खुद अपना खाना बना के खुद का खुद खाना, सिंपल सा खाना खाते हैं, जबकि हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमारे खाने के लिए। सर हमारा मम्मी बनाती है खाना, मम्मी बनाती है, पर वो जो प्रोडक्ट लेके बनाती है वो तो किसी से आया हुआ है ना, प्लांट से। सर प्लांट का भी तो सन से आया हुआ है ना। वैसे देखें तो सन ऑटोट्रॉफ है, तो सन कोई लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए हम उसको ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो अपने आप, तो जो न्यूट्रिशन मतलब क्या? खाना जो खाएंगे हम अपने काम के लिए, वो न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा, खुद का खाना खुद बनाएगा, वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट जिसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें प्लांट क्या क्या लेता है, तो यहां पे लिख देता हूं, उसमें फोटोसिंथेसिस हेडिंग लगा लो, फोटोसिंथेसिस। पहले तो ये प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीफ वाले पार्ट में। क्यों होता है बोलने से मैं बता देता हूं, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो हरा रंग का पिगमेंट होता है, जिसका नाम बायोलॉजी वालों ने क्लोरोफिल रखा है। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके किनके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना लीफ में, उसके प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, इन दोनों के प्रेजेंस में। तो ये दोनों का प्रेजेंस कैसे होता है मैं बता दूंगा, पहले इसको लिख दो। तो उसमें हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसको नाम दिया गया है C6H12O6, प्लस ऑक्सीजन हमें
मिलता है। किनसे? इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट को इससे ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन, और थोड़ा पानी भी निकलता है, और थोड़ा पानी भी निकलता है, प्लस 6H2 प्लस यहां पे हो जाएगा 6CO2 12H2। हाँ तो देखो शायद बैलेंस हो गया होगा, 6O2 6O2 वो तो बैलेंस हो गया, ये 6O2 ये शायद 6 तो नहीं होगा, ये O6 है। तो मैं पहले इसको बैलेंस कर देता हूं रिएक्शन को, ताकि तुम उतार सको इजीली। हाँ तो ये बिल्कुल बैलेंस है, कोई चिंता की बात नहीं है। इधर भी तो है ना 12O, तो ये आ गया O6 और उधर फिर 6O। हाँ बैलेंस है, चेक करके देख लो, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के थ्रू लेता है और वाटर तो अपने जड़ों के थ्रू, रूट के थ्रू लेता है। किसके प्रेजेंस में? जब सनलाइट होता है, जब सवेरा होता है, जब दिन का टाइम होता है, वो जो उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, उसका काम क्या होता है पता है? सनलाइट को ट्रैप करना, मतलब पकड़ के रखना। पूरा सन को नहीं ट्रैप करेगा, थोड़ा सा लाइट को ट्रैप करेगा, और वो जो लाइट को ट्रैप करेगा उसको वो केमिकल एनर्जी, वो क्या है? लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिससे वो खाना बना सके। किसका? इन दोनों का। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये H2O से इसको कुछ H2O को 6H2O तो निकल जाते हैं, और बाकी जो 6 बचे उसमें से H है, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों को तोड़ देता है। ऑक्सीजन एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, और हाइड्रोजन का यूज करके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट समझ गए कैसे फॉर्म होता है? ये इक्वेशन याद कर लो केमिकली, जो तुम्हें काम आएगा किसमें? एग्जाम में अगर कुछ सवाल आ जाए इससे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है समझ गए, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन समझ गए। किसके प्रेजेंस में होता है? दिन के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें कौन कौन सा काम होता है मैं चलो लिखा देता हूं। प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। तो पहला काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो पॉइंट होगा वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? H2O, उसको किसमें स्प्लिट करेगा? तोड़ देगा, इनटू हाइड्रोजन, इनटू H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ गए? अब तीसरा प्रोसेस क्या है? तो तीसरे प्रोसेस में जैसा मैंने तुम्हें बताया कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 ये होता है फॉर्मूला। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला क्या? सनलाइट को ट्रैप करेगा, उसके बाद स्प्लिट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स H2O को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, फिर रिड्यूस करेगा। किसको? रिडक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। समझ गए? क्योंकि यहां पे जो स्प्लिट हुआ था हाइड्रोजन, उसका यूज करके। तो क्या ये सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं? तो मैं बोलता हूं सारे एक साथ हो सकते हैं, पर एक साथ होने के चांसेस भी होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कैसे होंगे? तो देखो सनलाइट तो बस दिन में प्रेजेंट होता है, तो सारे प्रोसेस क्या सिर्फ दिन में होते हैं? तो मैं बोलता हूं नहीं, रात में भी हो सकता है। कौन सा प्रोसेस? जैसे ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता रात में, क्योंकि सनलाइट होता नहीं है रात को, सन ही नहीं होते तो लाइट कहां से आएगा? और लाइट होता है पर घर का लाइट होता है, इसको सनलाइट चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करेगा रात को? ये जो अपना पास क्या है इसका? क्लोरोफिल है, तो उस क्लोरोफिल से बहुत से काम होते हैं, और सारे एक साथ ही वो कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या करता है? जो डेसर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट। तो यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है, प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, उसके बाद तो ये प्रोसेस कराता है,
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके रखते हैं। क्या रात को मान लो पानी भी इकट्ठा कर ली और क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिए, पूरा तैयार होके ये रखेंगे, फिर जब सनलाइट आएगा खाना बना देंगे। मतलब जैसे मम्मी जैसे पहले से मान लो कोई वेज का कोई सब्जी बना, सब कुछ काट काट के मसाले वसाले बांट के रखती है, फिर जब खाना बनाना होता है तो चूल्हे में डायरेक्ट आग लगा के या फिर गैस स्टोव में लगा के डायरेक्ट सब देके खाना बनाती है। वैसे ये भी पहले ये सारे प्रोडक्ट को तैयार करके रखते हैं, लेके रखते हैं, पर रात में इनका कौन सा काम होता है? रात में ये नॉर्मल वाला काम, खाना इकट्ठा करना, और जो मेन काम होता है लाइट लेके खाना बनाने वाला, वो तो दिन में ही होता है। और ये सारे एक साथ हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां पे होगा प्लांट के, किस पार्ट में? मैंने बोला लीफ में। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। तो उस लीफ को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं कितना बड़ा बड़ा दिखता है, कैसा दिखता है, उसके कौन से पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है, वो सब हम इस अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, मैंने बोला था क्या, हम अभी लीफ को, जो पत्ता होता है जिसको अंग्रेजी में लीफ कहा जाता है, उसको हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को पहले ऊपर से देखेंगे कि हमें जो जो दिखता है वो पार्ट्स का नाम क्या है। उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है। सर अजीब नहीं दिख रहा है, पत्ता में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तुम्हें नहीं दिखता बाहर से, पर जब माइक्रोस्कोप में जूम करके, जब 20x 30x 50x जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तब ये सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो पहले ऊपर का देखते हैं। ऐसे पत्ता तो तुम देखे होगे, मैंने इसको बीच में से काट दिया, समझ गए? ऐसा एक पत्ता था, उसको मैंने काट दिया, अब मैंने बस ऊपर वाले पीस को लिया है। तो ये तो किसी भी पत्ते का टिप होता है। उसके बाद देखो, ये जो बीच में एक बड़ा सा डंडा टाइप का छोटा सा पतला सा जाता है, इसका नाम बायोलॉजी वालों ने मिडरिप रखा। क्या रखा? मिडिल में जा रहा है ना, रिप की तरह, हड्डी की तरह, इसलिए इसका नाम रहा मिडरिप। उसके बाद ये जो टोटल लीफ है, ये जो टोटल लीफ है, ये पत्ते में थोड़ा ग्रीन टाइप का, एक प्लेन टाइप का, पेपर टाइप का नहीं होता है, मतलब जो एंटायर लीफ होता है, तो उसको इन्होंने नाम दिया लेमिना। ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है, मान लो ये एक लीफ है, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये मान लो एक लीफ है, तो ये सारे स्ट्रक्चर को उड़ा दो, ये जो डंडे बंडे होते हैं इनको उड़ा दो, बस जो ग्रीन टाइप का जो पतला लेयर टाइप का होता है उसको बोलते हैं लेमिना, लीफ ब्लेड। वो पूरा पत्ते को बोल सकते हो, समझ गए? मान लो अगर ये पत्ता है तो ये पूरा टोटल उसका जो सरफेस होता है, उसका जो सरफेस होता है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं या फिर लेमिना बोलते हैं, दोनों नाम है उसकी। लेमिना लिखे जो है, लीफ ब्लेड मतलब ये वो है। उसके बाद पत्ता जो होता है उसको अगर ऐसे लेयर में देखेंगे, ऐसे लेयर में देख रहे हैं ना, तो जो ये बीचे वाला पॉइंट होता है नीचे का, उसको जाइलम बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो ये वाला क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो जो दिखेगा उसको फ्लोएम बोलते हैं। तो ये हो गया, हम ऊपर से पढ़ ली। अब चलो जूम करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। मतलब वो लीफ ऊपर से नीचे तक अगर उतना जूम हो जाएगा तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे ऊपर एक लेयर होता है जो कि वैक्सी लेयर बोला जाता है, जिसको वैक्सी, पत्ते को ऊपर से किसी ब्लेड के सहारे ऐसे मतलब उसको निकालना, तुम्हें वैक्स टाइप का, मतलब मोम टाइप का कुछ फील होने वाला है, और वही होता है वैक्सी लेयर ऑफ ए लीफ। और वहां पे उसको क्या बोलते हैं? वैक्सी क्यूटिकल भी बोलते हैं, समझ गए? अब नेक्स्ट, अब ये वाला एक पार्ट है लीफ का, और ऐसे लेयर बाय लेयर देखो कितने तरह के चीज तुम्हें लीफ में मिल जाएगा, और ये सारों का एक एक नाम रखा गया है। जैसे ये वाला जो लेयर है, इसका नाम इन्होंने रख दिया अपर एपिडर्मिस, यहां पे लिख देता हूं एपिडर्मिस। कौन सा एपिडर्मिस? अपर। अब हम लोअर एपिडर्मिस भी देखने वाले हैं। ऊपर का एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद और एक लेयर आएगा, इसका नाम इन्होंने रखा है क्लोरोप्लास्ट। ये जो बनाना स्ट्रक्चर अंदर, जैसे मान लो अंडा भरा हुआ है, ये क्या रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रेक्टेंगल तो नहीं बोल सकते, कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है, और इसके अंदर होल भी है और चारों तरफ अंडा टाइप का कुछ भरा हुआ है, उसी अंडे को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो अंडा टाइप का दिख रहा है। और
ये जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, इनके बीच देखो स्पेस है, यहां पे कैसे स्पेस है, यहां पे स्पेस है, यहां पे स्पेस है। तो ये जो स्पेस होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे हवा होता है। जैसे रूम में हम सामान रखते हैं, खुद रहते हैं, बाकी जगह क्या होता है, हवा होता है, वैसे ये भी खुद रह गए लीफ के अंदर, और बाकी जो बचा वहां पे हवा रहता है, एयर स्पेसेस। अब देखते हैं कि ये जो जगह है, यहां पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर भी नीचे देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे, ये हो गया, ये हो गया। तो इनका नाम इन्होंने रख दिया गार्ड सेल। जैसे सोसाइटी का, घर का सिक्योरिटी गार्ड होता है, बड़े बड़े बंगले अमीर लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड होता है, वैसे लीप भी अमीर बंदा है, इसके पास भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो क्या, गार्ड सेल है। तो जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड के साथ इसको रिलेट कराया, तो इसका काम भी कुछ वैसा है। तो तुम्हें एक बात फोटोसिंथेसिस के टाइम मैंने बताया था, क्या बताया था, कि पत्ता जो होता है उसका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और पानी को भी छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना मतलब एयर एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर उसका मेन काम क्या है, एक्सचेंज करना एयर को। और दूसरा क्या, वो पत्ते के जरिए पानी भी छोड़ता है, कहां पे, एनवायरमेंट में। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ थोड़ा पानी भी निकल रहा था। प्लांट पानी रूट से लेता है, जड़ से लेता है, पर जो पानी बच जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको रूट के जरिए नहीं छोड़ता, उसको पत्ते के जरिए डायरेक्ट एनवायरमेंट में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जरूर पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में। द प्रोसेस इन विच प्लांट एक्सर्ट हिज वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस वो पानी छोड़ता है, तो उसको कितना पानी छोड़ना है, जितना वेस्ट हुआ है और जितना उसको छोड़ना चाहिए। जैसे हमें जितना हम खाते हैं, कितना खाना चाहिए, जितना हम खा सके, और कितना हम टॉयलेट में भी जो निकालते हैं, सारा कुछ नहीं निकालते, बस वेस्ट निकालते हैं। वैसे अगर प्लांट भी हद से ज्यादा पानी निकाल देगा तो वो खुद भूखा मर जाएगा। जैसे अगर हम अपना इनकम जितना है उससे अगर ज्यादा उड़ाएंगे तो हमारे घर, हम भी रोड पे आ जाएंगे, कोई भी बंदा आ जाएगा रोड पे। वैसे ये भी ज्यादा पानी ना छोड़ दे, ज्यादा पानी प्लांट से बाहर ना निकल जाए, इसलिए गार्ड सेल होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर पानी निकल रहा है ज्यादा तो वो बंद कर देंगे गेट को, अगर नहीं निकल रहा है, निकलना चाहिए, तो वो खोल देंगे। तो ये काम करते हैं गार्ड सेल, क्या, सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करते हैं। और ये नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये अपर एपिडर्मिस बड़ा होता है, नीचे वाला एपिडर्मिस छोटा होता है, और ये नीचे होता है एपिडर्मिस बोल के, इसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। तो पहले ऊपर से क्या क्या नाम दिए हैं बता दिया। उसके बाद ये जो लिप ब्लेड है ना, ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये सब लिप ब्लेड है। लिप ब्लेड में अगर कंफ्यूजन हो, और ये फ्लोएम है, इसके नीचे जो होता है लीफ के, उसको बोलते हैं जाइलियम। तो समझ गए। इसी के साथ लीफ का जो सारा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, और एक स्ट्रक्चर बचा है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, जिसके थ्रू पानी आता जाता रहता है। उसको और छोटा, मतलब इतना जूम के फिर भी वो नहीं दिखा, और जूम करेंगे तभी वो दिखेगा, और उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। सो बिफोर आई मूव टू स्टोमाटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, अभी हम स्टोमाटा को देखने वाले हैं। तो स्टोमाटा कुछ ऐसा दिखेगा जब हम इसको एक्सट्रीमली जूम करेंगे उस जगह पे। ये तो दिखने में इतना छोटा होता है कि हमें खाली आंख से दिखेगा भी नहीं। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये देखो, दो गार्ड सेल, एसआई गार्ड सेल, एसआई गार्ड सेल, दोनों ऐसे होते हैं, दो गेट की तरह काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े महलों का गेट कैसा होता है, दो तरफा खुलता है, वैसे ये गार्ड सेल, जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ना, दोनों तरफ होते हैं। जब ये खुले हुए होते हैं कुछ ऐसा दिखते हैं, जब बंद हुए होते हैं, ये खुले हुए हैं ना, बंद हो जाएंगे तो ऐसे क्लोज दिख जाएगा, ये दोनों पास पास आके चिपक जाएंगे। जब खुला हुआ होगा तो ऐसा दिखेगा, फिर बंद, खुला, बंद, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, समझ गए। ऐसे ओपन क्लोज होता है, गार्ड सेल करता है किसको, स्टोमाटल पोर को। ये जो खाली गेट है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं स्टोमाटल पोर। और स्टोमाटल पोर कब दिखेगा, जब गेट खुला होगा, बंद होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा पोर, क्योंकि ये दोनों चिपक जाएंगे पास पास आके। उसके बाद ये जो राउंड राउंड टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। समझिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो ग्रीन पिगमेंट का, याद आ रहा है तुम्हें, जो सनलाइट को ट्रैप करता था। हाँ, अब देखते हैं स्टोमाटा का काम। तो स्टोमाटा करता है गैसियस एक्सचेंज। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है अंदर, थ्रू स्टोमाटा। तो बहुत सारे गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लस्ट थ्रू स्टोमाटा, पानी जो निकलता है उसको छोड़ने का काम भी स्टोमाटा करता है, मान लो अगर ज्यादा हो जाते हैं। और ये किस टाइम पानी छोड़ता है, जिस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत इसको नहीं होती है, मतलब
पर ना उस तरह इसी दरवाजे से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुस रहा होगा तो पानी कैसे निकलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब घुसना बंद हो जाए तब पानी ये निकालता है। और ये गार्ड सेल जो होता है, मैंने जो तुम्हें अभी दिखाया, ये होते हैं गार्ड सेल। ये जो एक ऐसा बिन और ये जो बिन टाइप का दिख रहा है, ये हैं दो गार्ड सेल गेट की तरह, समझ गए? ये एक गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल। तो गार्ड सेल ऑपरेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को ऐसे बंद भी ये करते हैं, चिपक जाएंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे दूर दूर तो खुल जाएगा। तो ये इनका काम है, जब पानी की जरूरत होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से भी ये अपने आप को ओपन और क्लोज करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा है उसके बाद हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जो हम में होता है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस में बहुत चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्लोरोफिल तो प्लांट के पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है उसके पोर के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, और उसको क्या सनलाइट तो नेचुरल है, मिल ही जाता है। और होता है वाटर, वाटर वो कहां से लेता है? और उसके साथ साथ बहुत से एलिमेंट लेता है पानी के साथ मिला के, जैसे हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे चीजें वो रूट से ले जाता है ऑलरेडी। किससे? रूट के थ्रू ले जाता है, सॉइल से, फ्रॉम सॉइल। तो मिट्टी में ये सब मौजूद होते हैं, जब पानी मिलता है तो ये सब मिक्स होकर डायरेक्ट प्लांट के साथ, प्लांट के पास चले जाती हैं थ्रू रूट, जड़ के सहारे। और क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है? इससे प्रोटीन बन सकता है और भी बहुत अदर कंपाउंड बनते हैं, पर मेनली प्रोटीन बनता है। तो इसलिए नाइट्रोजन भी एसेंशियल होता है प्लांट को लेना। तो ये नाइट्रोजन को कहां से लेता है? तो नाइट्रोजन को ये लेता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। तो नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है उसका फॉर्मूला N होता है, पर ये N को नहीं लेता है तो नाइट्रेट्स को लेता है, NO2, या फिर नाइट्राइट्स NO3, ये इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में या फिर दोनों फॉर्म में लेता है। कौन? प्लांट। या फिर अगर ये नहीं मिल रहे ना, जो बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, तो लिखना नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाता है? या तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट वी विल मूव टू द हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिफोर दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले तो हेट्रोट्रॉफ क्या है, हमने ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ लिया, वो जो खुद का खाना खुद बनाते थे। पर हेट्रोट्रॉफ क्या करेंगे? अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपना खाना खुद बनाते हैं। सर हमारे घर में तो मम्मी खुद अपना खाना बनाती है खुद। तो मैं बता देता हूं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि जो खाना आ रहा है, मान लो सब्जी तुम खरीद के बाजार से ला रहे हो, वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है प्लांट से, वो हमें प्लांट दे रहा है। हम एनिमल खुद सब्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं फैक्ट्री में। अंडा खा रहे हो, वो कौन दे रहा है? मुर्गी दे रहा है, और किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम हेट्रोट्रॉफ है। और मुर्गी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फीड के लिए, जो फीड बनाने वाला है। और वो फीड का किससे बनता है? प्लांट प्रोडक्ट से बनता है। तो अगर बोलूं तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें बहुत से टाइप्स हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है। कुछ खाना कैसे खाते हैं? डायरेक्ट खा लेते हैं। कुछ पहले उसको तोड़ते हैं बाहर फिर खाते हैं। जैसे अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एमोइबा, इन सब की बात करूं तो इनका खाने का तरीका और हमारे खाने का तरीका बहुत अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है, सबका अलग अलग है सारे। तो सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑटोट्रॉफ में बस प्लांट आता था, वो अपना खाना किससे बनाता था? फोटोसिंथेसिस से। उसका खाना बनाने का तरीका सेम होता था। पर हमारे केस में सारे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डिफर करता है। क्या? खाने का तरीका, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सबका अलग अलग होता है। और इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बस ये बता दिया। और देखो, हम जैसे प्लांट को खा रहे हैं तो उसको मार के पूरा लाके फिर बना रहे हैं ना, मतलब हम प्लांट से अगर कुछ तोड़ के ला रहे हैं तो उसका जान तो चला गया, उसका लाइफ तो चला गया, हम ऐसे खा रहे हैं। और अगर मान लो मुर्गी को मार के खा रहे हैं तो उसके अंदर जो लाइफ था वो भी खत्म हो गया। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमर बेल का पौधा, जिसको अंग्रेजी में बायोलॉजिकल नेम जिसका कसकटा है, तो ये लोग एक न्यूट्रिशन करते हैं जो पैरासिटिक होता है। तो ये पैरासिटिक क्या होता है?
तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिससे वो प्लांट से उनको खाना भी मिल जाएगा और प्लांट को भी नुकसान नहीं होगा। मतलब कैसे, वो प्लांट के ऊपर रह जाएंगे और उससे थोड़ा थोड़ा खाना लेते रहेंगे, प्लांट भी अपना खाता रहेगा। प्लांट जो अपने लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, उससे ये लोग थोड़ा थोड़ा मांग मांग के पड़ोसी से मांगने की तरह खाते रहेंगे, उससे इनको खाना भी मिल जा रहा है और प्लांट को मार भी नहीं रहे हैं। जबकि हम जाके क्या पेड़ को काट देते हैं, मान लो अगर कुछ बना रहे हैं साग, जैसे सरसों का साग, उसके लिए प्लांट को पूरा जिस भी पार्ट को हम ला रहे हैं उस पार्ट की लाइफ हम छीन ले रहे हैं, पर ये लोग उसको उतना हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, बस उससे थोड़ा थोड़ा लेते जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करते हैं। पहले सिंगल सेल्ड का पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूमन बीइंग की तरफ भी बढ़ेंगे। सो बिफोर दैट, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो कौन कैसे खाना खाता है, देखेंगे कैसे डाइजेस्ट होता है। तो पहले देखते हैं एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एमोइबा। तो एमोइबा का स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगा, नहीं है तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखो यहां पे अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये है एमोइबा का स्ट्रक्चर। तो मान लो ये एमोइबा है, यहां पे कुछ एक फूड आइटम आता है, मान लो बर्गर बना देते हैं, हाँ कटिया सा दिख रहा है पर कुछ एक बना देते हैं, मान लो फूड पार्टिकल है, एक सिंगल पीस लेते हैं राउंड, ये क्या है, फूड है एफ। तो इसके पास खाना आया, तो एमोइबा कैसे खाएगा, हम कैसे मुंह से खाते हैं, पर एमोइबा का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो एमोइबा क्या करेगा, जहां पे भी फूड उसको दिखेगा उधर वो दो ऐसे करके बढ़ा देगा, दो ऐसे करके बढ़ा देगा। यहां पे फूड होगा ना एफ, इसको खाने के लिए यहां पे ये अपना मुंह बना देगा, और ये जो मुंह निकला हुआ है ना, दो तरफ ऐसे निकल के अंदर गैप रह के, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो इसको बोलते हैं पी स्यूडोपोडिया, मत बोलना स्यूडोपोडिया, इसको प्रोनाउंस करते हैं, समझ गए। तो ये जो निकला दोनों तरफ ऐसे नॉर्मल था, यहां पे देखो कैसा नॉर्मल था, यहां पे ये गैप बना के फिर ऐसा कर दिया, मुंह बना लिया फूड को खाने के लिए, इसलिए उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और क्या होता है फिर ये खाना को एनगल्फ कर जाता है, तो ये ऐसे खाना का एनगल्फ कर जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे फूड ये अंदर चला आया, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा ही, न्यूक्लियस पूरा डार्क होता है, ये फूड अंदर चला आया क्योंकि इसने ऐसे मुंह को लिया, अब मतलब ऐसे पूरा इसको एनक्लोज कर दिया, समझ गए कैसे वो एनक्लोज किया एमोइबा, ऐसे करके ये फूड को खा जाएगा। उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा अनडाइजेस्टेड एटम, जैसे हम टॉयलेट में छोड़ देते हैं, ये वैसे इसको यूज करने के बाद, इसको डाइजेस्ट करने के बाद कैसे एंजाइम रिलीज करके डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ऐसे फेंक देगा सरफेस में और फिर चला जाएगा, समझे एमोइबा कैसे खाता है। पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सारे ऐसे खाएंगे ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। जैसे पैरामीशियम का अगर एग्जांपल दूं तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, पर एमोइबा मान लो यहाँ पे फूड आया तो इधर ऐसा मुंह बना लिया, इधर आएगा तो इधर मुंह बना लेगा, वो स्यूडोपोडिया निकाल के उधर वो खाने की कोशिश करेगा। पर पैरामीशियम में वैसा नहीं है, उसका खाने का एक स्पेसिफिक स्पॉट है, जैसे हमें मुंह से ही खाते हैं, तुम कभी ऐसे नाभि से अपने या फिर आंख से खाए हो, मुंह से ही खाते होगे, नाक से खाने की कोशिश करोगे तो भी क्या हाल होगा तुम्हें पता है। वैसे हमारा जैसे एक स्पेसिफिक स्पॉट है कि हम मुंह से ही खाएंगे, वैसे पैरामीशियम का भी स्पेसिफिक स्पॉट होता है। मान लो अगर यहाँ पे उसका मुंह है और इधर खाना है, तो वो सिलिया के थ्रू मूव थ्रू सिलिया, तो वो अपने बॉडी को मूव करेगा किसके थ्रू, सिलिया जो उसके बॉडी में होता है, और उस तरफ मुंह ले जाके फिर खाएगा, कौन, पैरामीशियम। तो दोनों के केस में अलग अलग है। ये बात कर दिया हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म जितने बड़े होंगे, ये एमोइबा क्या है, आंख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत छोटे हैं, सिंपल सिस्टम है उनका, एक ही सेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। पर हम जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हाथ पांव इतना बड़ा शरीर रख के रखने वाले ऑर्गेनिज्म, हाँ हाथी जितना बड़ा नहीं है हमारा भी, पर इनसे तो बड़ा है ना, बिकॉज इट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और हम तो बहुत सारे सेल होते हैं हमारे अंदर, टिश्यूज होते हैं हमारे अंदर, तो वो हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, अभी हम पढ़ने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसको एक नाम दिया गया है, जो नाम है क्या है, एलिमेंट्री कैनल। ये टोटल सिस्टम का नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनल। तो इसमें हम खाना खाने से लेके जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उससे लेके पूरा टॉयलेट में खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो छोड़ने तक सारा कुछ आ जाएगा। किसमें, इस एलिमेंट्री कैनल में। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। प्रीवियस क्लास मतलब क्लास 9th या क्लास 8 प्रीवियस क्लासेस किसमें एक तुम पढ़े भी थे इसके बारे में, इसमें और डेप्थ में हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो हम कहां जाते हैं, मुंह से खाते हैं। जब कोई टेस्टी खाना देखते हैं तो मुंह से पानी निकलता है। तो वो क्या एक नॉर्मल पानी होता है? नहीं, वो एक नॉर्मल पानी नहीं होता, बल्कि उसमें सलीवा से निकला हुआ एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, सलीवारी एमिलेस। उसमें सलीवा होता है और उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है सलीवारी एमिलेस। मतलब हमारे वो पानी जो मुंह से निकलता है, और वो किसमें हेल्प करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ गए? तो ये मुंह हुआ, यहाँ पे खाई, यहाँ पे कहीं पे एक सलीवरी ग्लैंड होगा जिससे सलीवा निकलेगा, जो पानी बोलते हैं मुंह का, और वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। हमारे जो दांत होंगे उसके भी टाइप्स हम देखने वाले हैं, वो लास्ट में थोड़ा देखेंगे। अभी तुम यहाँ पे फोकस करो। तो ये जो भी है, दांत से हम चबाते हैं कोई खाना को। ये सारे दांत हमारे एक जैसे नहीं होते, सारे अलग अलग होते हैं। किसी को इंसिसर, कुछ कैनियस, मतलब कैनियस मतलब वो कहां से आया पता है, कुत्तों के दांत से आया है, जिसको हिंदी में बोलते भी हैं। तो सबका काम अलग अलग होता है, वो काम ही मैं थोड़ा लास्ट में ब्रीफ में बता दूंगा। अभी ये सोचो कि दांत का काम क्या है, खाने को तोड़ना, उसके छोटे छोटे पीस में तब्दील करना। उसके साथ हमारे टोंग का काम क्या है, इसके नीचे से हमारा मुंह का पानी निकलेगा जिसको सलीवा बोल रहे हैं हम, और उसके साथ ये मिक्स कर देगा खाने को। और हमें पता है कि सलीवा खाने को डाइजेस्ट कराता है। तो सलीवा लग के फिर वो एसोफेगस की तरह, मतलब ये जो फूड पाइप होता है जिसको खाद्य नली भी बोलते हैं, जो खाने का नली होता है जिसके थ्रू खाना पास करता है, ये मतलब सलीवा लगने के बाद डायरेक्ट आएगा स्टोमक में। एसिडिटी के एडवर्टाइज में ये तुम जरूर देखी होगी, ये स्टोमक, ये होता है स्टोमक। स्टोमक में क्या आएगा, खाना आएगा। फिर यहाँ पे कुछ जूसेस, ये जूस क्या होते हैं, एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस नहीं, ये जूसेस होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। इवन एक एसिड भी रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भयंकर होता है। सर हमारे पेट में रहता है वो? हाँ बिल्कुल रहता है, क्योंकि खाने को वो डाइजेस्ट करता है। और कुछ बच्चों का सवाल भी हो सकता है कि सर जो मटन या फिर चिकन हम खा रहे हैं वो क्या है, वो भी एक एनिमल का पीस है, वो डाइजेस्ट हो रहा है हमारे पेट में, और हमारा पेट क्यों डाइजेस्ट खुद ही नहीं हो जा रहा है? तो हो सकता था, पर एक इनर लाइनिंग होता है स्टोमक में जिसको म्यूकस बोलते हैं। अगर कहीं पे जो पेट जलता है ना, वो क्यों जलता है, थोड़ा पेट को भी डाइजेस्ट कर लेता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना भयंकर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या म्यूकस दिया गया है। मतलब कहीं पे अगर टूट गया दीवार, तो कैसे जैसे मिस्त्री होता है फिर से दीवार बनाने के लिए, वैसे म्यूकस फिर इनर लाइनिंग जहां पे थोड़ा हार्म होगा, हट होगा, उसको फिर भर देगा। और यहाँ पे देखो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहले स्टोमक में आता है, उसके बाद ये होता है हमारा लिवर, स्टोमक से लग के ये वाला पार्ट को लिवर बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और ये लिवर के अंदर टाइप का दिखता है, एक चीज होता है गल ब्लैडर, और गल ब्लैडर के पास ही बाइल डक्ट होता है। ये लोग भी बहुत सारे टाइप्स के, बाइल डक्ट क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा। ये सारे तुम्हें अभी मैं बोलते टाइम याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद मैं ये सब लिखाने वाला हूं। तो अभी बस समझो कि फूड कैसे ट्रेवल करता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। मैंने डायग्राम जो बनाया है इसको नोट करने की कोशिश करो। तो बाइल डक्ट से बाइल जूस निकलेगा, वो किस टाइप के फूड को सिक्रेट करेगा? सुनो, एक ही जूस नहीं बना देती, नहीं, जो अलग अलग जूस है। पहले सलीवा आया, सलीवा का काम क्या है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होते हैं ना, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, तो सारों को अलग अलग टाइप के जूस क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो कौन सा जूस किसको डाइजेस्ट करता है वो भी मैं लिखवाने वाला हूं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब लिखवा दूंगा नोट करके याद कर लेना। अभी बस देखो एक फ्लो को। तो यहाँ पे स्टोमक से खाना जितना डाइजेस्ट होना चाहिए हो गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये जो है नहीं, ऐसा ऐसा करके एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पेनक्रिएज। ये सिक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस, ये भी डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद इसके होते हुए ये चला आता है ये छोटे छोटे वाले नल को। सर उससे पहले एक बड़ा बड़ा वाला पाइप है, हाँ ये दिख रहा है कि ये पहले आ रहा है, पर पहले ये छोटे पाइप में आते हैं जिनका नाम है देखो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है इनका? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे छोटे पाइप। और ये बहुत लंबा होता है, इवन एक एडल्ट का, मतलब 18+ किसी इंसान का अगर देखोगे तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग होगा, मतलब 6.5 मीटर, बहुत लंबा होता है।
पर ये बहुत छोटा छोटा होता है ना, इसलिए एक जगह ऐसे लपेट के पेट में छोटी जगह पे रह जाता है। वरना हम तो कहाँ, तो मैं अगर मेरा हाइट बता दूं तो 6 फीट है, तो मैं हूँगा करीबन 1.8 मीटर के, 2 मीटर भी नहीं। तो मेरे जितने अगर 3 या 4 होंगे तभी इसके लेवल का बन पाएंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इतना लंबा है पर पतला है, बहुत नैरो है, इसलिए ये रह जाता है एक जगह लपेट के, इसलिए तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी लपेटा हुआ है। तो ये वैसे रहता है कंजेस्टेड जगह पे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विली होते हैं। विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक मतलब ये मान लो नॉर्मल सरफेस, तो विली होगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। तो ये क्या करते हैं, तो पहले एक नॉर्मल लाइन पे अगर बता दूं तो सरफेस एरिया कितना था, ये नॉर्मल लाइन जितना, पर ये ऊपर नीचे होकर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। ये एक एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया। तो ये विली का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना होते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने वाले होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है कौन, हमारा बॉडी, ताकि उसका वो यूज कर पाए, जो यूजफुल चीजें होंगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और विली उसमें हेल्प करता है जल्दी एब्जॉर्प्शन हो पाए बोल की। समझ गए, मतलब काउंटर बढ़ा देता है। जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं तो बहुत भीड़ जम गया, एक ही काउंटर है, 2 3 4 कर देंगे तो जल्दी जल्दी सब काम निपटेगा, जल्दी लोगों को खाना मिलेगा। वैसे विली काउंटर बढ़ा देता है, बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग बहुत से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर जैसे पानी, नमक, ये कुछ जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर फूड पास होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में और भी बहुत सारे विली होते हैं जो पानी और नमक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद जब सारा कुछ अच्छा चीज ये निकाल देते हैं, जो कुछ भी बचा कुचा वेस्ट होता है उसको ये आता है एनस के थ्रू। ये वाले पार्ट को एनस नाम गया है। अपेंडिक्स ये नॉर्मल सा नाम एक दिया गया है, अपेंडिक्स भी याद कर लो, ये वाले पार्ट को अपेंडिक्स बोलते हैं, ये एनस है। एनस क्या है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जो टॉयलेट से जिस थ्रो जाता है उसी को एनस नाम दिया गया है। तो समझे कैसे फूड चलता है, कैसे माउथ से फूड अंदर जाके एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, कहां से जूस निकल रहा है, जैसे बाइल डक्ट से निकल रहा है, पेनक्रिएज से निकल रहा है, स्टोमक में निकल रहा है, सलीवरी ग्लैंड, सलीवा यहां से मुंह से निकल रहा है। इनका काम क्या है, मैंने थोड़ा बहुत तो आइडिया दे दिया है कि कैसे फूड जाके निकलता है, पर अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से पार्ट को क्या नाम से बुक में अंग्रेजी में लिखा गया है। मतलब तुम जैसे लिख सको अगर एग्जाम में आए। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा और इस डायग्राम ड्रॉ करने का नहीं आएगा इस बार क्योंकि एमसीक्यूज हैं। पर मान लो ये डायग्राम दे दिया और 3 पार्ट लिख दिया, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम बताओ। तो तुम्हें अगर पता नहीं होगा ये स्टोमक है, ये लीवर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो तुम कैसे बताओगे? समझ रहे हो बात को? तो ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने। और माउथ को ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं। अगर बुक में क्वेश्चन में ब्यूकल कैविटी बोल के आ जाए तो घबरा मत जाना, वो माउथ को बोला गया है। समझ गए कितना आसान था? अब मैं बताऊंगा कि जो सलीवा निकल रहा था वो किस टाइप के फूड को, मैंने बोला ना सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग डिवीजन है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का काम चोरों को पकड़ना, जुडिशियरी डिपार्टमेंट जो कोर्ट अदालत वाले होते हैं उनका काम चोर को सजा देना होता है, और जो बिना क्राइम, जिनका कुछ नहीं होता क्राइम, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनको रिहा करना भी उनका काम है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। वैसे यहाँ पे भी जो जितने भी जूसेस हैं उनका अलग अलग फूड, उनका भी डिपार्टमेंट फिक्स है। मैं इस फूड को डाइजेस्ट करूंगा, मैं इस फूड को करूंगा, सबने अपना अलग अलग ले रखा है। तो किसने कौन सा ले रखा है ठेका, वो हम देखने वाले हैं, और किन से पार्ट में कौन सा काम बहुत अच्छे से हो रहा है वो भी मैं लिखाने वाला हूं तुम्हें पॉइंट वाइज। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, चलो फिर सलीवा से शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। तो सलीवा कहां पे, जो मुंह का पानी होता है उसको हम सलीवा बोलते हैं, जो कहां से निकलता है, सिक्रेटेड बाय सलीवरी ग्लैंड, मतलब सलीवरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, जो भी बोल सकते हो। और सलीवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलीवरी एमिलेज, जिसका काम क्या है, ब्रेक करना, तोड़ना किस तरह के खाने को, स्टार्च को, किसमें, शुगर में। तो स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कौन, सलीवरी एमाइलेज। समझ गए इसका काम? अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ मसल्स रिदमेटिकली टू पुश फूड इज कॉल्ड पेरिस्टमेटिक मूवमेंट। तो मैं बता देता हूं कि हमारा जो खाना जाता है उसमें कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, जैसे पानी को पुश किया जाता है या फिर सीमेंट कंक्रीट को पुश किया जाता है वैसे पुश करे तो हमारे बॉडी में मान लो कहीं पे खाना अटक सकता है।
तो मसल्स मूव करते हैं खाना को अपने ठीक जगह पे पहुंचाने के लिए। तो वो जो मसल्स का रिदमिक मूवमेंट होता है, एक रिदम में होता है, जैसे परेड में एक रिदम में सब मार्च करते हैं, वैसे ये मसल्स भी एक रिदम में पुश करते हैं उस फूड को। वो रिदमेटिकली मूवमेंट टू पुश फूड, खाने को धकेलने के लिए वो रिदमिक मूवमेंट का नाम दिया गया है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब क्या होता है? मस्कुलर स्टोमक वाल। तो जो हमारा जो स्टोमक होता है उसमें पहले खाना पहुंचता है किसके थ्रू? एसोफेगस के थ्रू। तो वहां पे जो उसका वाल है वो मस्कुलर वाल खाने को मिक्स करने में, ताकि वो डाइजेशन में आसानी हो सके, तो खाने को मिक्स करने में वो मदद करते हैं। कौन? स्टोमक का मस्कुलर वाल। उसके बाद देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये ग्लैंड है जो कहां पे होता है? स्टोमक पे होता है। कहां पे होता है बोलने से क्या लिखना है? स्टोमक पे होता है। और ये तीन चीजें सिक्रेट करता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस और तीसरा पेप्सिन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है वहां पे एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, ताकि ये जो पेप्सिन है इसका काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। जैसे सलिवरी एमिलेज का काम क्या था? स्टार्च को डाइजेस्ट करना, वैसे पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पर उससे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो हेल्प करता है पेप्सिन को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। और तुमने एसिडिटी नाम का एक प्रॉब्लम का तो सुना ही होगा। वो क्यों होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको ज्यादा कुछ हैवी खाना खा लेते हैं तो पेप्सिन को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में, जैसे मटन ज्यादा हैवी खा लिए, ज्यादा खा लिए, मतलब हद से ज्यादा जब खा लेते हैं तो क्या प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है वहां पे, तो हाइड्रो तो हो नहीं पाता। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं पाता। तो क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम फॉर्म करके उसको हेल्प करता है, तो वो हेल्प थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा ज्यादा निकल जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जिसके वजह से हमारा पेट एसिड हो जाता है और हमें एसिडिटी के प्रॉब्लम दिखाई देती है। और वो क्यों होता है? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। समझ गए एसिडिटी क्यों होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़े थे, जो कि चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम जाके चेक कर सकते हो। इसमें सारे लेक्चर अपलोडेड रहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। और सिलेबस तो हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे, तुम्हारे टर्म 1 से बहुत पहले सारे लेक्चर्स डल रहे होंगे। इवन इफ टर्म 2 का भी टर्म 1 से पहले, टर्म 1 एग्जाम से पहले डल रहा होगा, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको, जम के पढ़ाई कर सको। जकास क्लासेस से पढ़ोगे तो एग्जाम में 95+ फोड़ोगे, ये जान लो। तो लास्ट में देखो फूड एग्जिट। तो स्टोमक में प्रोसेस होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद खाना जाएगा, कहां पे जाता है? तो खाना जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कैसे जाता है? स्पिंक्चर मसल इसको फंक्शन करता है खाने को बाहर निकालना। किससे? स्टोमक से। फूड एग्जिट इन स्टोमक तो लिख दिया है। सो बिफोर आई मूव टू सम नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद थोड़ा कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद दांत के बारे में, ये टीथ के टाइप्स, मजेदार टॉपिक है। उसके बाद इसको खत्म करेंगे और रेस्पिरेशन तो अलग वीडियो बनेगा, तुम्हें जैसे पता है। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देख लो लास्ट में कि जो लास्ट वाला पार्ट है मैं लिख नहीं रहा हूं, एक पेपर का टुकड़ा तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं, जिससे तुम नोट कर सकते हो। क्योंकि उसमें कुछ समझाने का खास है नहीं, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, तुम नॉर्मली कॉपी में नोट करके याद कर सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है। उसमें सुनो, स्टोमक का जो खाना होता है वो एसिडिक होता है, तो वो जब जाएगा तो पेनक्रेटिक जूस जो सिक्रेट होगा वो उसको अल्कालाइन बना देगा। मतलब क्या? एसिड को फिर न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो ये सब थोड़ा 1-2 लाइन है जिसमें याद करने का है, समझने का कुछ खास है नहीं। लास्ट में एक डेंटल केरीज, मतलब वो दांतों के बारे में जो बताने वाला था कि हमारे डिफरेंट दांतों के डिफरेंट काम होते हैं, तुम ये बात जान लो। इसलिए इनके शेप्स अलग होते हैं। कोई खाने को फाड़ने का काम करता है, कोई कुचलने का काम करता है, कोई उसको छोटे छोटे पीस करने का काम करता है। और दूसरी बात, जो डेंटल केरीज होता है, हमें बचपन में बहुत से बच्चों को या फिर तुमको भी कहा गया होगा, बड़ों ने कहा होगा कि ज्यादा चॉकलेट मत खा, तुझे दांत खराब हो जाएगी। तो वो स्टेटमेंट सच था, पूरी तरीके से नहीं था, पर था। कैसे? पूरी तरीके से कैसे नहीं था? अगर मान लो तुम चॉकलेट बहुत ज्यादा भी खा रहे हो अगर, और तुम ब्रश कर रहे हो चॉकलेट खाने के बाद, तो तुम्हारे दांत खराब नहीं होंगे। कैसे? मैं बता देता हूं। तो जब भी हम कोई चॉकलेट खाते हैं या फिर कुछ शुगर रिलेटेड चीज जब हमारे दांत में फंस जाता है, तो वहां पे बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, वो दांत के मीडियम को एसिडिक बना देते हैं। तो वहां से जो एनेमल होता है दांत का ऊपर का कोट, उससे उखड़ के वहां पे जो कीड़े हो जाते हैं दांत में, बोलते हैं, वैसा कुछ देखने के लिए मिलता है। पीला पीला होके दांत का एनेमल उखड़ने जाता है। पर अगर प्रॉपर ब्रशिंग कर रही हो
तो तुम इससे बच सकते हो। अगर दांत को वो एसिडिक बना दे रहा है तब भी हमारा दांत मजबूत नहीं रहता, इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग नेसेसरी है। सब बोलते हैं 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक शाम, पर नहीं हो रहा है। पर एक टाइम प्रॉपरली ब्रश जरूर करो। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा कर दिए, ऐसा ऐसा करके भागे पूरा, ये नहीं करना है। अच्छे से थोड़ा करो, चारों ओर ब्रश को ले जाओ और अच्छा टूथब्रश भी यूज करना चाहिए। सो इसी के साथ तुम्हारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट होता है एंड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन वाला एंड होता है। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, झकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।